नमस्कार। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम इस मंच के माध्यम से हिंदी साहित्य तथा उसके विविध स्वरूपों पर बातचीत करने के लिए आप सबके समक्ष उपस्थित होते हैं। आज हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत जिस विषय या जिस टॉपिक को लेकर उपस्थित हैं, वह विषय है एक कविता जो दलित साहित्य को कहीं न कहीं समृद्धि प्रदान करने में अपनी महती भूमिका निभाती हुई नजर आती है। यह कविता सोनवा का पिंजरा नाम से प्रकाशित हुई थी और इसके लेखक जो दलित साहित्यकार हैं माता प्रसाद जी, उनके द्वारा लिखी गई है। माता प्रसाद जी रचनाकार के साथ साथ हमारे जो देश के एक संवैधानिक कहीं ना कहीं दायित्व या संवैधानिक पद पर आश्रित रहे। वो राज्यपाल के पद पर भी कहीं ना कहीं मानक उपाधि ग्रहण कर चुके हैं। आज वह कहीं ना कहीं अपनी लेखनी के माध्यम से, अपनी एक चिंतन पद्धति के माध्यम से दलित साहित्य को समृद्धि प्रदान करने में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। चूंकि लेखक ने सोनवा का पिंजरा कविता के माध्यम से उस दलित साहित्य या दलित जो समुदाय है, दलित जो वर्ग है, उसकी जो पीड़ा है, जो आत्महीनता का जो भाव है, जो कहीं ना कहीं अपने शोषण की जो रूपरेखा है, उसको प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं। सोनवा का पिंजरा यहाँ पर जो कहीं ना कहीं उपशीर्षक देने का तात्पर्य यह है कि पिंजरा चाहे किसी के लिए हो या किसी रूप में हो, वह सोने का ही क्यों ना हो, पिंजरा पिंजरा होता है। जब तक उसे तोड़कर एक स्वच्छंद रूपरेखा न दी जाए, स्वच्छंद अस्तित्व न किसी की निर्धारित की जाए, तब तक वह पिंजरा ही खतरनाक हो सकता है। वह पिंजरा किसी के लिए भी कहीं ना कहीं बहुत सारे तत्वों को रोक सकता है, बहुत सारे उन बिंदुओं को कहीं ना कहीं उससे प्राप्त करने में हानि पहुंचा सकता है। यहाँ पर जिस पिंजरे की बात करते हैं, वह दलित समुदाय के आवरण में कहीं ना कहीं इस पिंजरे को रखकर देखते हैं, क्योंकि दलित समाज आज से बहुत साल पहले से ही, कहा जाए तो सदियों से ही एक पिंजरे के अंतर्गत अपने को पाता है, क्योंकि उस पिंजरे के अंतर्गत रहकर ही वह अपने सभी क्रियाकलापों को, जो दैनंदिन क्रियाकलाप हैं, उनको करते हुए, उनमें जीते हुए, उन्हीं में अपने कहीं ना कहीं जीवनचर्या को उद्घाटित करते हुए नजर आता है। तो इस तरह से जो माता प्रसाद जी हैं, वो इस कविता के माध्यम से, चूंकि यह कविता भोजपुरी भाषा में लिखी गई है, तो इस कविता के माध्यम से वह एक खास जाति या खास समुदाय को उद्घाटित करते हैं, जो दलित समाज का ही एक समुदाय है, जिसको नेटुआ जाति बोलते हैं, या पूर्वी उत्तर प्रदेश में इसकी एक बहुल्य संख्या देखने को मिलती है। यह एक तरीके से आदिवासियों की तरह से जनजीवन अपना जीते हुए दिखाई पड़ता है, क्योंकि इसकी जो रहन सहन है, जो पहनाव ओढ़ाव है, जो खान पान की बोलचाल की, या कहीं ना कहीं जो आपस में एक दूसरे से जो लगाव है, क्रियाकलाप है, उसको देखते हुए हम यह कह सकते हैं कि यह बिल्कुल आदिवासियों के जीवन से कहीं ना कहीं मिलता जुलता इनका भी जीवन देखने को मिलता है। क्योंकि जो नेटुआ जाति होती है, नेटुआ जाति यह दलित समाज की एक अत्यंत दयनीय जीवन जीने वाली जो जाति वर्ग है, उसको कहीं ना कहीं प्रस्तुत करती है। यह जाति अपने स्थिति को, अपने जीवन की उन सभी परिस्थितियों को किस तरीके से निभाती है, किस तरीके से अपने जीवन को चलाती है, इसी को इस कविता के माध्यम से कवि ने रखने की कोशिश की है। क्योंकि जंगलों में विचरण करने के कारण यह ज्यादा, इनका जो झुकाव है वो जंगली जीवन में ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि जंगलों से यह लकड़ियां काटकर अपनी मजदूरी कार्य करते हैं, जो कहीं ना कहीं इनके पारिवारिक जीवनचर्या या इनके जो जीवन में
कहीं ना कहीं कुछ अर्थ की जो समस्या है उसको दूर करने की कोशिश की जाती है। साथ ही साथ यह जो पेड़ के पत्ते से पतल बनाने एक दोना का रूप होता है जिसमें खाने की लिए इसका प्रयोग किया जाता है, उसका भी बनाने की ये पहल करते हैं। साथ ही यह बांस से उन लकड़ियों को उन छज्जों को बनाने की कोशिश करते हैं जिससे हम टोकरी के रूप में किसी चीज का हम रखाव या कहीं ना कहीं उसमें उससे कहीं ना कहीं तमाम तरह के क्रियाकलाप करते हुए नजर आते हैं। तो कुल मिलाकर जो ईंट के माध्यम से जितने भी क्रियाकलाप हैं, जितने भी जीवन के उन सभी तत्वों को हम देख पाते हैं, वह बखूबी यहाँ हम इस कविता में देखते हैं। कवि ने यह भी बताने की कोशिश की है कि यह जाति अपने पेट की आग को बुझाने के लिए, पेट की जो दरिद्रपना है उसको दूर करने के लिए जो अनिकृष्ट भोजन है जिसको कहीं ना कहीं समाज वर्जित करता है, जैसे मगरमच्छ हुआ, चूहे हुए, मेढक हुए और तमाम तरह के इस तरह के जो जीव है, सांप, जो मगरमच्छ, इस तरह के जीवों को वह खाने के लिए उपयोग करता है क्योंकि इसकी पेट की आग इतनी दयनीय होती है कि इसके पास जब बरसात के दिनों में पैसे रुपए नहीं रहते तो यह चूहों को, सांप को, मगरमच्छ को, गिलहरी को इत्यादि को कहीं ना कहीं वो भोज्य पदार्थ के रूप में प्रयोग करता है और उससे अपनी क्षुधा को शांत करने की कोशिश करता है। कवि ने यह भी बताने की कोशिश की है कि यह एक जाति इस तरह की जाति है जो अपने जीवन में संघर्ष को तो आयामित करती ही है, संघर्ष ही उसके जीवन का कहीं ना कहीं एक पूरक बिंदु है। यह जेठ की दोपहरिया में अपने शरीर से छलछलाते पसीने के बीच में खेतों में काम करता है, लकड़ियों को चीरता है, साथ ही साथ जो भी उसके अन्य क्रियाकलाप हैं उनको करता हुआ वो दो रोटी के कहीं ना कहीं पाने की फलक में, दो रोटी को के जुटाने के फलक में अपनी उन सभी स्थितियों को दूर करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी उसे निकृष्ट या घृणित तरीके से ही समाज अपने को प्रस्तुत करता हुआ नजर आता है। उसे दुराव की स्थिति सदैव मिलती है और यही कारण है कि वह अपने अपने हीनता बोध या अपने कहीं ना कहीं आत्मग्लानि के बोध से सदैव छला जाता है, सदैव उसे निराशा की, कुंठा की स्थिति देखने को मिलती है। आज देश स्वतंत्र हो चुका है, स्वतंत्र देश में भी इस तरह की जातियों का, इस तरह के वर्गों का अस्तित्व बना रहना निश्चित तौर पर हमें हमारे ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने के लिए, इस देश की व्यवस्था के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने के लिए मजबूर करती है कि एक समाज या एक वर्ग ऐसा है जो गरीबी, असहाय, पीड़ा, कुंठा, निराशा, हताशा इस तरह के जीवन में कहीं ना कहीं अपने को पाती है और इससे वह बराबर निकलने की कोशिश भी करती है, लेकिन जो षड्यंत्रकारी जो साजिशें हैं, जो सामाजिक ढांचा है, जो जातिगत एक चक्रव्यूह है, उसमें कहीं ना कहीं वह उलझ कर इससे निकल नहीं पाती है, बल्कि इसी के मार्फत से उसका शोषण, उसका कहीं ना कहीं उसके ऊपर अत्याचार निरंतर किया जाता रहता है। तो यह कविता निश्चित तौर पर जो एक नेटुआ जाति है उसके मार्फत से दलित समाज के उन सभी विसंगतियों, दलित समाज के उन सभी स्वरूपों को कहीं ना कहीं प्रस्तुत करने की कोशिश करती है, जो कहीं ना कहीं आज एक बड़े व्यापक मानक को प्रस्तुत करते हुए नजर आती है। तो इस कविता के माध्यम से हम एक एक बिंदु को बखूबी यहाँ देखेंगे और समझेंगे भी। इसके लिए हम कविता को पर सीधे चलते हैं और एक एक बिंदु को देखने और समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए हम स्क्रीन पर चलें और कविता को पढ़ते हुए उसके नेतार्थ को समझने और जानने की कोशिश करें। माता प्रसाद जी ने सोनमा के पिंजरा कविता के माध्यम से एक ऐसे समुदाय जो कि दलित समाज से ही कहीं ना कहीं ताल्लुकात रखता है उसका जिक्र करते हैं, जो
आदिवासियों के जैसा अपना जनजीवन जीता हुआ दिखाई पड़ता है। यह यह समुदाय पूर्वी यूपी में निवास करता है, जो गांव में रहकर भी अपना जीवन यापन आदिवासियों की तरह व्यतीत करता है। उसकी संस्कृति, रहन सहन, खान पान इत्यादि लगभग उन्हीं के समान है जो जंगलों में विचरण करने वालों के जैसे होते हैं। खाने के नाम पर यह समुदाय शियार, लोमड़ी, सांप, गिलहरी, चूहे, मेढक, मगरमच्छ और मूस जैसे जो जीव हैं, प्राणी हैं, उनका शिकार करता है और उनको ही भूनकर खाता है। इनकी व्यवस्था इतनी दयनीय होती है कि वे अपने पेट की आग बुझाने के लिए इन्हीं सब जीवों पर निर्भर रहते हैं। ये लोग कार्य के नाम पर जो दैनंदिनी अपनी दिनचर्या में जो क्रियाकलाप है उसके नाम पर जो कार्य करते हैं, वह जंगलों से पत्ते लाना और उस पत्ते को पत्तल के रूप में बनाना। पत्तल एक प्रकार की खाने की एक थाली नुमा आकृति होती थी, जो पेड़ के पत्तों के द्वारा बनाई जाती थी। तो उस पत्तल को बनाने का ये लोग काम करते रहे हैं। साथ ही लकड़ियों को काटकर उसे बाजार में बेचकर उनसे कहीं ना कहीं अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। यही इनके दैनंदिन जीविका चलाने की पूरी क्रियाकलाप है। तो इस तरह से यदि हम इसकी भावधारा में थोड़ी सी इन पृष्ठभूमि को ध्यान दें, तो यह एक प्रकार की ऐसी जनजाति है जो घुमंतु प्रवृत्ति की होती है और यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर अक्सर घूमते हुए नजर आते हैं। लेकिन ऐसे जो अस्थायी जीवन ज्यादातर जीते हुए दिखाई पड़ते हैं, ऐसे समुदाय को वर्षात के दिन अत्यंत कष्टकारी होते हैं और उस समय ये अपने जीवन को बड़े ही दुखदायी तौर पर व्यतीत करते हैं। कभी कुछ पंक्तियों के माध्यम से जो उनकी स्थितिगत जो स्वरूप है या जो उनकी पूरी रूपरेखा है उसको व्यक्त करने की यहाँ कोशिश की करता है। हम पंक्तियों के माध्यम से एक एक बिंदु को देखते हैं और फिर उसके भावार्थ को समझने की कोशिश करते हैं। पहली जो पंक्ति की कविता की जो पंक्ति है वो व्यक्त करती है कि नाम मुशहरवा है, कवनऊ हरवाना, कैसे बीते जिंदगी हमार, जेठ दोपहरिया में सोढ़िया चिराई करी, बहे पसीनवा के धार, बेहंगी में बांधी ले चलली लकड़िया, आधे दाम मांगे दुतकार। कवि बताता है कि जिस समुदाय या जिस व्यक्ति या जिस वर्ग के लोगों की कवि बात यहां करना चाहता है, वे वर्ग मुशहर जाति के लोग हैं। वो बताना चाहता है कि उनके जीवन में इतने कष्ट हैं, इतने पीड़ा है कि उस पीड़ा को वो किस प्रकार से बखान करे। कवि यह बताता है कि जेठ की दोपहरिया अत्यंत भयावह होती है और मरमाहट स्थिति उत्पन्न करने वाली होती है। तो कवि यहाँ पर व्यक्त करता है कि जेठ की दोपहरिया में सोढ़िया मतलब होता है लकड़ी, कि लकड़ी की चिराई करते हैं और साथ ही अपने जो पसीने होते हैं, यानी इस जेठ की दोपहरिया में जब परिश्रम का कोई काम किया जाता है तो पूरा शरीर पसीने से भीग जाता है, तो वो पसीने में पूरी तरह से तर हो जाते हैं, पसीने में ही पूरी तरह से भीग जाते हैं। इस प्रकार से जो जंगलों से वो लकड़ी चीरते हैं या काटते हैं, उसे बेंगी बनाकर, बेंगी एक तरह से डोली नुमा होता है। जैसे आप, अगर मैं आपको बताना चाहूं तो श्रवण कुमार को देखे होंगे, जब वो अब कंधे पर रखकर अपने माँ बाप को लेकर गए जाते हैं,
ठीक उसी तरह की आकृति का बना हुआ ये बेंगी होता है, जिसको कंधे पर रख लिया जाता है और दोनों आगे और पीछे दोनों तरफ लकड़ी को वे लोग बांध लेते हैं और इस लकड़ी को वे बाजार में लेकर जाते हैं, जहां पर जो उच्च जाति के लोग होते हैं, जो बाहुबलियत वाले दिखाने वाले लोग होते हैं, आधे दाम भी नहीं देते और उस लकड़ी को उनसे ले लेते हैं। इस तरह से परिश्रम करने के बाद भी उसका पूर्णतः मेहनताना न मिलना उनके लिए कितना कष्टदायी होता है, ये बखूबी वही जान सकते हैं। इसी बात को यहाँ पर कवि माता प्रसाद ने व्यक्त करने की कोशिश की है। आगे की पंक्ति में वो बताते हैं कि रहिया के जगह नाही, जोतत के जमीन कहाँ, कहे देवे गांव से निसार, घरवा के नमवा पे एक ही मड़ैया में, ससुई पतु परिवार। यहाँ पर उनकी स्थिति का वर्णन करते हुए कवि बताता है कि रहिया के जगह नहीं, यानी रहने के लिए कोई जगह नहीं है और न ही जोतने के लिए कोई इस तरह से जमीन ही है कि जिस पर वो खेती कर सके। इसके अतिरिक्त जो गांव के उच्च लोग हैं, जो सवर्ण लोग हैं, वे बार बार उन्हें ताना देते रहते हैं कि तुम यदि हमारा कहना नहीं मानते हो, यदि तुम हमारे बताए हुए जो काम है उसको नहीं करते हो, तो हम तुम्हें यहां से निकाल बाहर कर देंगे। तो इस तरह से वो अपनी पीड़ा को व्यक्त करते हुए, उनके उस स्थिति को व्यक्त करते हुए बताते हैं कि घर के नाम पर एक मड़ई है। मड़ई एक तरह से छप्पर नुमा जो घर होता है, उसी छप्पर के घर को मड़ई यहाँ पर पूर्वी भाषा में बोला जाता है। तो बताते हैं कि मड़ई के नाम, मड़ई जैसा एक घर है, उसी घर में, छोटे से घर में वो पूरे परिवार के साथ, यानी सास ससुर, जो उसके बाल बच्चे हैं, वो सभी कहीं ना कहीं निवास करते हैं और उसी में अपनी जीविका कहीं ना कहीं व्यतीत करते हैं। अगले पंक्ति में कवि बताता है कि मेघ और मगहर गोह, सांप मूस खाई हम, करी गिलहरी शिकार, कुकुरा के साथ धाई जुठली पतरिया, पेटवा के है पपिया भड़ार। यहाँ पर कवि ने उस मर्माहट स्थिति का वर्णन किया है, जिस मर्माहट स्थिति को अमानवीय स्वरूप प्रकट किया जाता है, अमानवीय कहीं ना कहीं स्थिति देखने को मिलती है। यहाँ पर जब उनके पेट की आग नहीं बुझ पाती, तो वे जो जंगली जीव हैं, जो कहीं ना कहीं जहरीले जो जीव होते हैं, जिसमें सांप है, मगरमच्छ है, गोह एक प्रकार की जीव होते हैं, मेढक है, मूस है, इस तरह की, और गिलहरी, इस तरह के जो प्राणी हैं, जो जीव हैं, उनको ये लोग मारकर उन्हें भून कर और खाते हैं ताकि उनकी पेट की आग बुझ पाए। साथ ही साथ वो ये भी बताते हैं कि जो घर से बाहर फेंके गए भोजन है, खासकर जो सवर्ण समाज के में मांगलिक कोई कार्योजन होता है, जब कोई इस तरह का जो घर में प्रयोजन किया जाता है और उस समय जो जूठे पत्तल होते हैं, जूठे भोज्य पदार्थ होते हैं, जब वो फेंक दिए जाते हैं तो उस पर कुत्ते टूट पड़ते हैं खाने के लिए। तो वैसे ही भोज्य पदार्थों को पाने के लिए ये कुत्तों के साथ संघर्ष करते हैं ताकि वो भोजन उन्हें मिल जाए। और इस तरह से कवि बताता है कि वो अपनी पेट की भड़ार, यानी पेट की जो आग है, उसको बुझाने के लिए किस तरह के घृणित, किस तरह के स्वरूप, किस तरह के अमानवीय दशा को व्यक्त करते हुए दिखाई पड़ते हैं। कवि आगे बताता है कि तनमा पे हमरो तो फटहा बसन बा, ओढ़ना के नाही दरकार, जड़बा कई राती मोरी, किकुरी लगाई बैते,
कौड़ा है जीवन आधार। अर्थात कवि यह बताने की कोशिश करता है कि उसके तन पर कोई कपड़ा नहीं दिखाई पड़ता, और यदि कुछ दिखाई भी पड़ता है तो वो कई जगहों से फटा हुआ महसूस होता है। इस तरह से केवल वह अपने तन को ढक सकता है या अभद्र रूप में दिखाई पड़ सकता है। कवि यह भी बताता है कि उसे किसी प्रकार के साज सज्जा या ओढ़न बिछावन की कोई दरकार नहीं होती, होती भी है तो इतनी विवशता है कि वह इसको पूरा नहीं कर पाता। खासकर जाड़े के दिनों में तो वह अत्यंत दयनीय दशा में अपने को पाता है, क्योंकि जड़वा के जो रात होती है, यानी जाड़े की जो रात होती है वह अत्यंत भयावह होती है, ठंड के मारे रहा नहीं जाता। वैसी स्थिति में ये कौड़ा, कौड़ा का मतलब होता है अंगीठी, जो आग को जलाकर हम जो अपने शरीर को गर्म करने के लिए हम चारों तरफ घोर कर बैठ जाते हैं, तो उसी को पूर्वी भाषा में कौड़ा बोला जाता है। तो उस कौड़ा के माध्यम से ही ये अपने जीवन को बचा पाते हैं, अर्थात कौड़ा से अपने शरीर को गर्म करते हैं और इसी तरीके से वो अपनी कहीं ना कहीं उस ठंड से रक्षा भी कर पाते हैं। तो कवि यह बताने की कोशिश करता है कि कितनी समस्या है, कितनी पीड़ा है, कितनी हताशा है, कितनी समस्या, तमाम तरह की जो दैनंदिनी जो स्थितियां हैं वो चिंतन प्रद हैं, और इस तरह की परेशानियों को झेलते हुए, इस तरह की समस्याओं को झेलते हुए भी वह तमाम तरह के उन क्रियाकलापों को करता हुआ नजर आता है। लेकिन हमारे जो उच्च वर्ण के लोग हैं, जो आर्थिक रूप से संपन्न लोग हैं, वे लोग कभी भी उनके तरफ ध्यान नहीं देते हैं, बल्कि उनके गरीबी के उस प्रभाव को अनदेखा करते रहते हैं। आगे कवि और बातों को बताते हुए कहता है कि अब ढकेलिया में पतवा मिलत नाही, कैसे बनई पतरी तुहार, दुल्हा दुल्हन के डोली ले धावत रहे, उहो रोजी छीनी मोटर कार। ढकेलहिया एक पेड़ होता है जिसके पत्ते को तोड़कर ये लोग पत्तल बनाते थे। तो कवि यह बताता है कि अब वह ढकेलिया जो पेड़ है वो गायब होता नजर आ रहा है। इससे कहीं ना कहीं पत्ते न मिलने के कारण वह पत्तल की जो आकृति देता था, पत्तल बनाता था, जो उसके रोजगार का एक मुख्य स्रोत था, वह समाप्त होता जा रहा है, वह खत्म होता जा रहा है। तो इस तरीके से इसकी पीड़ा तो उसके अंदर है ही, साथ ही वह एक कार्य और करता था, जैसे कि पहले शादी विवाह होते थे तो डोली लेकर जाने का काम यही लोग करते थे, जिसमें दुल्हन या दूल्हा बैठकर कहीं ना कहीं जाते थे। तो उस डोली को कहीं ना कहीं अपने पीठ पर लाद कर, अपने कंधे पर लाद कर लेकर जाने की जो पहल होती थी वे ये करते थे। लेकिन जब से मोटर कार आई है, जब से मोटर कार यहाँ आई, तब से वह भी जो रोजगार था वह भी समाप्त होता चला गया। आगे कभी उनकी स्थिति का वर्णन करते हुए बताता है कि मारे थनदरवा बोलाई, घरवा से हमें झूठई बनावे गुनहगार, जेलवा में मलवा उठावे मजबूर करे, केहू नहीं सुनत गुहार। कि कभी कहता है कि वो कोई गलती भी नहीं करते, लेकिन जो सामाजिक एक तरह से बनावटी पहल है कि अगर कोई चोरी या कोई डकैती होती है तो वो काम करने का दायित्व या वो काम करने का कहीं ना कहीं एक तरह से उन्हें ही सौंप दिया जाता है। इससे कहीं ना कहीं उनके ऊपर झूठे मुकदमे लगाकर न केवल उन्हें जेल में डलवा दिया जाता है, बल्कि जो जेल के मलबे होते हैं, जो वहां के कचरे होते हैं, जो वहां के गंदगियां होती हैं, उनको साफ करवाया जाता है।
बल्कि अगर हम इसे ऐसे भी देखें कि जो थानेदार लोग होते हैं वो जबरदस्ती इन्हें अब किसी मुकदमे में किसी की चोरी या डकैती के किसी पेशे में इन्हें जबरन फंसाते हैं, ताकि वो अपने थाने में जो गंदगी है, जो वहां की जो कहीं ना कहीं कचरा है उसको साफ करवा सकें। तो इस तरीके से वो न चाहते हुए भी वहां जाते हैं और जाकर वहां की गंदगी को साफ करते हैं। तो इस प्रकार के जीवन के जीने के लिए जो इन्हें मजबूर किया जाता है, वह मजबूर होना या उन्हें मजबूर करना कितना भयावह है, इस ओर कवि ने इंगित किया है। अंतिम जो पंक्ति है उस पंक्ति के माध्यम से कवि बताता है कि देशवा आजाद अहे हम तो गुलामवा, हमारे लिए न सरकार, ऐस कौन जुगती लगाव भैया मितई, हमरऊ कराव उद्धार। इस अंतिम पंक्ति में कवि सवाल उठाता है कि देश आजाद होकर भी इस देश का एक बहुत बड़ा समुदाय आज भी आजाद नहीं दिखाई पड़ता। वह गुलामी के उन जंजीरों में ठीक वैसे ही जकड़ा हुआ है जैसे पहले जकड़ा हुआ दिखाई पड़ता रहा है। उनकी गुलामी जिंदगी को कवि ने बहुत ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत करने की कोशिश की है तथा उनके उद्धार के लिए आवाज उठाने का प्रयास भी किया है। लोगों को आकर्षित करने की कोशिश करने, उनके ऊपर अत्याचार किए जाने तथा उनके साथ भी इंसानियत जैसी पहल किए जाने के तमाम उन पहलुओं पर विचार करने के लिए कहीं ना कहीं चिंतित करता है, चिंतन की तरफ अग्रसर करता है और यह याद दिलाने की कोशिश करता है कि ये लोग भी कहीं ना कहीं मनुष्य हैं, मनुष्य योनि में पैदा होकर कहीं ना कहीं अपने आप को जानवरों से इतर पाते हैं और इनके साथ भी उन्हें उसी तरीके का व्यवहार करना चाहिए जैसे एक आम मनुष्य के साथ किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार से कवि एक उम्मीद के साथ अपने उन सभी जो मितई कहने का मतलब जो मित्र हैं, जो सखा है, जो अपने हित लगैसी हैं, उनसे यह गुहार करता है कि कोई ऐसी जुगती लगाना है भाई साहब या भाई लोग, ताकि इनके साथ भी कोई इंसानियत का कहीं ना कहीं भेद भाव मिटाकर इंसानियत की पहल की जा सके। देश आजाद तो हो गया, लेकिन इन्हें आजाद कराना हमारा दायित्व बनता है और इन्हें एक अच्छा और कहीं ना कहीं सुदृढ़ जीवन प्रदान करना हमारा दायित्व बनता है। तो इस प्रकार से कवि ने विविध रूपों से, विविध पहलुओं से बात करते हुए न केवल जो नेटुआ समुदाय है, मुसहर जो जातियां हैं, मुसहर जाति के उन सभी स्वरूपों को कहीं ना कहीं यह इंगित करता है, साथ ही साथ इस कविता के माध्यम से दलित समाज के उन सभी वर्गों को जो कि इस समाज द्वारा घृणित, अपमानित, शोषित और कहीं ना कहीं इंसान न मानने की जो पहल की जाती है, उन सभी बिंदुओं को यहाँ प्रदर्शित करने की कोशिश करता है और यह उम्मीद करता है कि एक न एक दिन उसे न्याय जरूर